बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द पॉइंट नर्सिंग चैनल। बाउल एलिमिनेशन पार्ट 1 में हमने बात की थी कि बाउल एलिमिनेशन क्या होता है। देन हमने बात की थी कि इसके लिए कौन कौन से डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज यूज़ होते हैं एंड देन हमने फंक्शन एंड रोल ऑफ बाउल एलिमिनेशन के ऊपर बात की थी, जिसमें हमने स्मॉल इंटेस्टाइन का क्या रोल होता है बाउल फॉर्मेशन में, लार्ज इंटेस्टाइन का क्या रोल होता है, कैसे स्टूल जो है रेक्टम में स्टोर होता है एंड देन डिफिकेट होता है। एंड उसके बाद हमने बात की थी कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि हमारे बाउल एलिमिनेशन को अफेक्ट करते हैं, जिसमें हमने कॉमनली बात की थी एज के बारे में, डाइट और फ्लूइड इनटेक के बारे में, कैसे साइकोलॉजिकल फैक्टर्स जो हैं बाउल एलिमिनेशन को अफेक्ट करते हैं, और अगर हम फिजिकली एक्टिव होते हैं या बेड रिडन होते हैं वो भी हमारे बाउल एलिमिनेशन को अफेक्ट करता है। पेन, सर्जरी, एनेस्थीसिया के बारे में बात की थी एंड हमने बात की थी कि मेडिकेशन एंड डायग्नोस्टिक टेस्ट जो होते हैं वो कैसे हमारे बाउल एलिमिनेशन को अफेक्ट करते हैं। सो टुडे इन पार्ट 2 हम आज बात करेंगे कॉमन प्रॉब्लम्स ऑफ बाउल एलिमिनेशन के ऊपर। कॉमन प्रॉब्लम्स ऑफ बाउल एलिमिनेशन में ये 5-6 जो है सबसे कॉमनली पाए जाते हैं, कॉमन सिम्टम्स होते हैं जो कि पेशेंट जो है हमारे पास यूनिट में आते हैं और इनकी कंप्लेन करते हैं। ठीक है, सो पहले हम बात करते हैं कॉन्स्टिपेशन की। सो कॉन्स्टिपेशन एक सिम्टम है, एक डिजीज़ नहीं है। इसमें जो है हमारे पास हार्ड और ड्राई स्टूल पास होता है पेशेंट को, और यह जो है काफ़ी दिनों तक, कुछ दिनों तक स्टूल पेशेंट कंप्लेन करता है कि उसको स्टूल पास ही नहीं हुआ। ठीक है, देन है इन्फेक्शन। जब कॉन्स्टिपेशन का इलाज नहीं होता और पेशेंट का रेक्टम जो है बिल्कुल फुल हो जाता है और स्टूल जो है उस पर बहुत हार्ड हो जाते हैं और कुछ दिनों तक वो स्टूल जो है इवैक्यूएट नहीं करते हैं, तो वो स्टक हो जाते हैं। इसको हम कहते हैं इन्फेक्शन, यानी कि स्टूल जो है इतने हार्डन हो जाते हैं कि वो रेक्टम से जो है एलिमिनेट करना, निकालना मुश्किल हो जाता है। देन है हमारे पास डायरिया। इसमें स्टूल के नंबर बढ़ जाती है और स्टूल जो है वो लिक्विड फॉर्म में होता है और अनफॉर्म्ड स्टूल जो है पास होता है। देन है इनकॉन्टिनेंस। ये कंडीशन है जिस पे पेशेंट को अपने फीसिस और गैस को कंट्रोल करने में मुश्किल हो जाता है। ठीक है, देन लास्ट हमारे पास आता है फ्लैटुलेंस। फ्लैटुलेंस जब इंटेस्टाइन में गैस जमा हो जाती है तो बाउल वॉल जो है स्ट्रेस होकर डिस्टेंड हो जाती है, यानी गैस के अक्यूमुलेशन की वजह से जो हमारे इंटेस्टाइन है, जो ल्यूमेन है, उसके ऊपर बहुत प्रेशर पड़ता है और वो स्ट्रेच हो जाता है, जिसकी वजह से बहुत पेन फील होता है। नाउ हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन कि कौन से इशू के कौन कौन से सिम्टम्स हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम कॉन्स्टिपेशन की बात करें तो इसमें हमारे पास क्या होगा, ड्राई हार्ड स्टूल होंगे, स्टूल को पास करना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, एंड स्ट्रेनिंग होता है, स्ट्रेनिंग एट स्टूल, यानी स्टूल पास करते वक्त बहुत ज़ोर लगाना पड़ता है क्योंकि स्टूल बहुत हार्ड हो चुका होता है। एंड रेक्टल फुलनेस और प्रेशर फील होता है, रेक्टम में जो है मतलब फुलनेस या बहुत प्रेशर फील होगा, या बाउल को एलिमिनेट करना बहुत मुश्किल होगा, या बाउल जो है इनकम्प्लीट जो है इवैक्यूएट होगा। ठीक है, देन है एब्डोमिनल पेन, क्रैम्प्स और डिस्टेंशन। पेट में दर्द होता है, क्रैम्प्स होते हैं, या जो है पेट जो है फूला हुआ होता है, डिस्टेंडेड होता है। ठीक है, डिस्कम्फर्ट होता है, जनरल डिस्कम्फर्ट भी होता है, और जो है हमारे इंटेस्टाइन में भी जो है हमें अनईज फील होता है। इन्फेक्शन, इन्फेक्शन के अपने साइन एंड सिम्टम्स हैं। ठीक है, सो इसमें क्या होगा, सीवियर एब्डोमिनल क्रैम्पिंग होगी, पेट में बहुत ज़्यादा दर्द और क्रैम्प होगा, यानी मरोड़ उड़ते होंगे, एब्डोमिनल डिस्टेंशन यानी पेट का फूला होना, एंड इनएबिलिटी टू पास स्टूल, कई दिन तक स्टूल पास नहीं हो पाते डिस्पाइट रिपीटेड अर्ज टू डिफिकेट। ठीक है, यानी बार बार आपको फीलिंग होगी कि मुझे डिफिकेट करना है, लेकिन जो है डिफिकेट नहीं हो पाता, रेक्टम जो है एम्प्टी नहीं हो पाता। एब्डोमिनल क्रैम्पिंग, पेट में दर्द और स्पाजम्स होते हैं। ठीक है, दर्द होते हैं, मरोड़ होते हैं, और जो रेक्टम है उसमें बहुत ज़्यादा पेन फील होता है। मे पास लिटिल अमाउंट ऑफ वाटरिंग स्टूल, थोड़ा बहुत वाटरी स्टूल पॉसिबल है कि पास हो जाए। एंड लॉस ऑफ एपेटाइट, क्योंकि ऑलरेडी जो है बॉडी है डिस्कम्फर्ट में है, पेन में है, ऑलरेडी जो इंटेस्टाइन है वो फुल है, इसकी वजह से जो क्या होगा, भूख जो है हमारी कम हो जाती है। नॉजिया एंड वॉमिटिंग उसके साथ साथ जो है पॉसिबल है कि लोगों को नॉजिया और वॉमिटिंग की कंप्लेन हो। देन है हमारे पास साइंस ऑफ डायरिया, यानी डायरिया के क्या साइन होंगे। ठीक है, सो इसमें क्या होगा, लूज वाटरी स्टूल होगा, स्टूल का वाटरी होना, और दिन पे 3 से 4 दफ़ा या 5 दफ़ा से ज़्यादा अगर स्टूल पास होता है तो हम कहेंगे कि ये क्या है, डायरिया है। ठीक है, अर्जेंसी होगी,
स्टूल पास करने की इमीडिएट ज़रूरत होगी, ठीक है, और क्रैम्पिंग होगी, अगेन मरोड़ होगा, दर्द होगा, डिफ़िकल्ट और इम्पॉसिबल टू कंट्रोल द अर्ज, ठीक है, स्टूल पास करने का अर्ज कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है, यानी या समटाइम जो है इम्पॉसिबल हो जाता है, ठीक है। साइंस ऑफ डिहाइड्रेशन, इसमें पॉसिबल है कि आपके पास, क्योंकि रिपीटेडली आप वॉशरूम जाते हैं, बार बार आप वाटरी स्टूल पास करते हैं, तो पॉसिबल है कि आपको डिहाइड्रेशन हो जाए। सो अगर डिहाइड्रेशन होता है तो उसमें कौन कौन से पॉसिबल साइंस हैं कि वो आपको नजर आएंगे, ठीक है। आपको बहुत ज़्यादा प्यास लगेगी, थर्स्ट होगा, ठीक है, आपकी स्किन जो है बिल्कुल ड्राई हो जाएगी, लूज हो जाएगी, लेस फ्रीक्वेंट यूरिनेशन और डार्क कलर यूरिन, ठीक है, क्योंकि हमने क्या कर दिया कि यूरिन जो है बहुत ज़्यादा स्टूल में पास हो रहा है, सॉरी, जो फ्लूइड है बहुत ज़्यादा स्टूल में पास हो रहा है, फ्लूइड का लॉस बहुत ज़्यादा हो रहा है बॉडी से, ठीक है। तो क्या होगा, हमारे पास जो यूरिन की फॉर्मेशन है वो कम हो जाती है, क्योंकि अब ऑलरेडी बॉडी जो है डिहाइड्रेटेड होती है, ठीक है, और जो यूरिन आता है वो बहुत डार्क कलर का होता है, और फैटीग और डिजीनेस होगी, यानी थकन फील होगी, और चक्कर आना शुरू हो जाते हैं जब डिहाइड्रेशन होती है। 3 क्लिनिकल टाइप्स ऑफ डायरिया, ठीक है। अब डायरिया के फर्दर जो है 3 टाइप्स है, एक है एक्यूट वायडी डायरिया, ठीक है। एक्यूट वाटरी डायरिया में क्या होगा, ये डायरिया कुछ घंटों से लेकर कुछ दिन तक चल सकता है, और इसमें कॉलरा भी शामिल हो सकता है, यानी इसमें क्या होगा, वाटरी स्टूल पास होता है, ठीक है, और इसमें सम टाइम पॉसिबल है कि आपको वॉमिटिंग भी शुरू हो जाए, ठीक है। एक्यूट ब्लडी डायरिया, एक्यूट ब्लडी डायरिया में क्या होता है, इसमें स्टूल में जो है खून आना शुरू हो जाता है, ठीक है, डायसेंट्री भी कह सकते हैं इसको, क्योंकि ये जो है जब फर्दर हमारे पास डायरिया वर्सन हो जाता है, बहुत सीवियर हो जाता है, तो इसमें क्या होगा, इंटेस्टाइन की ल्यूमेन इतनी जो है ख़राब हो जाती है कि उसमें से जो है ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। सो अगर इसमें जो है ब्लड आना शुरू होगा तो हम कहेंगे कि एक्यूट ब्लडी डायरिया है, या हम कह सकते हैं कि डायसेंट्री हो गया है, ठीक है। लास्ट है परसिस्टेंट डायरिया, ठीक है, ये डायरिया 14 दिन या उससे ज़्यादा टाइम तक चलती है, इसमें स्टूल का लिक्विड जो है थोड़ा, इसमें जो है स्टूल जो है बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में होता है, कंटिन्यूस रहता है, और इसकी वजह से जो है सीवियर डिहाइड्रेशन भी पेशेंट को हो सकती है, ठीक है। सो इफ़ अगर डायरिया हमारे पास मोर देन 14 डेज के लिए लास्ट करता है तो हम कहेंगे परसिस्टेंट डायरिया है। फ्लैटुलेंस, देन हमने बात की कि फ्लैटुलेंस क्या होता है, जिसमें पेशेंट को इनएबिलिटी टू पास गैस होती है, ठीक है, जब गैस पास नहीं होती, इंटेस्टाइन में स्टे करती है, तो हम कहते हैं इस पेशेंट को फ्लैटुलेंस है। सो साइन ऑफ फ्लैटुलेंस क्या होंगे, फर्स्ट होगा एब्डोमेन फुलनेस एंड डिस्टेंशन, यानी पेट में जो है भराव और फूलापन जो है फील होता है, ठीक है, यानी पेट जैसे फूला फूला होता है, क्योंकि इसमें गैस जो है एक्यूमुलेट होती है। देन है सीवियर एंड शार्प पेन होते हैं, क्रैम्पिंग होती है, ठीक है, वो ज़्यादा सीवियर जो है दर्द होगा, शार्प पेन होगा, क्योंकि इंटेस्टाइन जो है वो एक्स्ट्रा डिस्टेंट हो गई है। एंड एब्डोमिनल गर्थ, यानी एब्डोमिन की अगर हम सरकमफेरेंस मालूम करेंगे तो पॉसिबल है कि डे बाय डे वो सरकमफेरेंस इंक्रीज होती जाए, क्योंकि गैस पास नहीं हो रही है और इंटेस्टाइन में जो है एक्यूमुलेट हो रही है, तो पॉसिबल है कि मॉर्निंग में जो है डिस्टेंशन की वजह से एब्डोमिनल की सरकमफेरेंस कुछ थी, लेकिन जब हमने 2 घंटे बाद 3 घंटे बाद दोबारा हमने सरकमफेरेंस चेक की तो पॉसिबल है कि वो थोड़ी सी और बढ़ गई हो, ठीक है। नर्सिंग प्रोसेस, जब हमें कोई पेशेंट बाउल एलिमिनेशन कंप्लेन के साथ मिलता है तो हम नर्सिंग प्रोसेस का पहला स्टेप असेसमेंट से शुरू करते हैं। इस फेज़ में हम पेशेंट से स्टूल की करेक्टरिस्टिक के बारे में डिटेल हिस्ट्री लेते हैं, जैसे स्टूल का कलर, कंसिस्टेंसी क्या है, स्मेल आती है या चेंज हुई है, फ्रीक्वेंसी क्या है, और कोई अनयूजुअल चेंजेस जो है पेशेंट ने फील की हैं यानी। साथ ही हम पेशेंट का बाउल पैटर्न समझने के लिए उनसे रूटीन हैबिट्स और सिम्टम्स के बारे में पूछते हैं, ठीक है, जैसे कॉन्स्टिपेशन, डायरिया, ब्लोटिंग या एब्डोमिनल पेन के बारे में हम कुछ क्वेश्चन करते हैं। इसके बाद हम उनकी फिजिकल असेसमेंट करते हैं, जिसमें मुंह का जायज़ा लेते हैं, ठीक है, हाइड्रेशन स्टेटस चेक करते हैं, ठीक है, और इसके अलावा हम फॉर एग्जांपल लिप्स या माउथ की असेसमेंट करते हैं कि बहुत ज़्यादा ड्राई स्किन तो नहीं है, अगर बहुत ज़्यादा ड्राई स्किन होता है इट मीन्स कि बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेशन हो गया है। एनुअल एरिया की भी हम असेसमेंट करते हैं ताकि हम चेक कर सकें कि स्किन इंटीग्रिटी जो है बहुत ज़्यादा ख़राब तो नहीं हुई, उस एरिया के ऊपर रेडनेस या स्वेलिंग तो नहीं हुई, स्किन ब्रेकडाउन तो नहीं हुआ। ये तमाम असेसमेंट स्टेप हमें हेल्प करते हैं पेशेंट की बाउल एलिमिनेशन प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने और उसके मुताबिक केयर प्लान तैयार करने में हमें बहुत हेल्प करता है, ठीक है। सो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं कि असेसमेंट ऑफ
नॉर्मल स्टूल क्या होगा, यानी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ नॉर्मल स्टूल क्या होंगे। हमारे पास एक पेशेंट आता है तो उसमें अगर स्टूल में चेंजेस हैं तो वो कौन कौन सी चीज़ें हैं। तो सबसे पहले हम नॉर्मल की बात करेंगे कि नॉर्मल स्टूल कैसे होते हैं, ठीक है। सो नॉर्मल स्टूल का कलर जो है वो ब्राउन होता है और ऑर्डर जो है माल ऑर्डर हम उसको कहते हैं, ठीक है। उसमें से एक स्पेसिफिक स्मेल आएगी। एंड अगर हम कंसिस्टेंसी की बात करें तो स्टूल जो है बहुत सॉफ्ट एंड फॉर्म्ड होता है, यानी उसकी प्रॉपर शेप बनी होती है। एंड फ्रीक्वेंसी अगर कम से कम 2 या 3 बार पेशेंट जो है पर वीक वो स्टूल पास करता है तो वो ठीक है। या तो पेशेंट जो है वर्बलाइज करेगा कि मैं डेली स्टूल पास करता हूँ, या वो वर्बलाइज करेगा कि मैं दिन में 2 बार स्टूल पास करता हूँ, या अगर वो ये कह दे कि वीक में कम से कम मैं 3 टाइम्स स्टूल पास करता हूँ, तो ये बिल्कुल नॉर्मल है। अगर हम शेप की बात करें तो शेप के लिए हम एक स्केल यूज़ करते हैं जिसको ब्रिस्टल स्टूल स्केल कहते हैं। वो हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग हम जज करते हैं कि स्टूल का शेप जो है नॉर्मल है या एबनॉर्मल है। एंड कॉन्स्टिट्यूएंट की अगर बात करें तो यूजुअली स्टूल में वाटर एंड सॉलिड्स जो कि अनडाइजेस्टेड फूड एंड वेस्ट मटेरियल होता है पाया जाता है, ठीक है। अगर इसके अलावा ब्लड पाया जाता है, पस सेल्स पाए जाते हैं, तो इट मीन्स कि स्टूल में कोई इशू है। ब्रिस्टल स्टूल स्केल। ब्रिस्टल स्टूल स्केल एक टूल है जो स्टूल की शेप और कंसिस्टेंसी को असेस करने के लिए यूज होता है ताकि बाउल हेल्थ का अंदाज़ा लगाया जा सके। इसमें 7 टाइप्स होते हैं जो कॉन्स्टिपेशन से लेकर डायरिया तक डिफाइन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम टाइप 1 2 देखें तो ये जो है हमारे पास क्या शो करता है, ये माइल्ड कॉन्स्टिपेशन एंड सीवियर कॉन्स्टिपेशन को शो करता है। लेकिन अगर हम टाइप 3 एंड टाइप 4 की बात करें तो ये नॉर्मल स्टूल की शेप को जो है डिफाइन करता है। एंड अगर इसमें हम फर्दर जाएँ टाइप 4 टाइप 5 टाइप 6 टाइप 7 ये जो है हमारे पास लेकिन फाइबर को, टाइप 6 जो है माइल्ड डायरिया को, एंड टाइप 7 की अगर हम बात करें तो वो हमें सीवियर डायरिया के स्टूल के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देता है कि अगर किसी को सीवियर डायरिया है तो उसकी स्टूल का ये शेप होगा, ठीक है। देन हमारे पास फंक्शनल हेल्प पैटर्न है। जैसे हमने पहले बात की कि हर एक सिस्टम को डिफाइन करने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए और उसकी डिटेल हिस्ट्री लेने के लिए हमारे पास फंक्शनल हेल्प पैटर्न में कुछ पोर्शन होता है जिसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन करते हैं ताकि हम डिटेल हिस्ट्री ले सकें। सो सिमिलरली हमारे पास जीआई ट्रैक के लिए बाउल एलिमिनेशन के लिए भी एक पैटर्न है जिसको हम कहते हैं एलिमिनेशन पैटर्न, और उसमें हम कहते हैं गैस्ट्रो इंटेस्टिनल, ठीक है। सो अब उसमें हम असेसमेंट कहाँ की करेंगे, या हम क्वेश्चन किस पार्ट्स के बारे में पूछते हैं। सबसे पहले हम एब्डोमेन के बारे में क्वेश्चन करते हैं कि एब्डोमेन सॉफ्ट है, टेंडर है, डिस्टेंडेड है यानी फूला हुआ है, और एब्डोमिनल गर्थ कितनी है यानी एब्डोमिनल सर्कमफेरेंस कितनी है, ठीक है। बाउल साउंड्स के बारे में हम जो है असेस करते हैं, सुनते हैं इसको, ठीक है, स्कल्टेट करते हैं। या तो बाउल साउंड प्रेजेंट होंगे, ठीक है, अगर प्रेजेंट है तो वेल एंड गुड, ठीक है, या तो एब्सेंट होंगे, ठीक है। अगर एब्सेंट है तो वो किस वजह से एब्सेंट है तो उसको हम आइडेंटिफाई करेंगे। एंड हाइपरएक्टिव होंगे, समटाइम जो है बाउल साउंड जो है उनकी स्पीड जो है वो कम हो जाती है तो हम कहते हैं कि हाइपरएक्टिव है। एंड समटाइम्स हम सिम्टम्स की वजह से पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट इंक्रीज हो जाती है तो हम कहते हैं कि बाउल साउंड जो है हाइपर एक्टिव है, ज़्यादा है, ठीक है। तो ये हमें असेसमेंट से पता चलती है कि नॉर्मल है, एब्सेंट है, प्रेजेंट है तो हाइपर एक्टिव है या हाइपर एक्टिव है, ठीक है। एंड बाउल फंक्शन के बारे में पूछते हैं, नॉर्मल है, कॉन्स्टिपेशन है, डायरिया है, इनकॉन्टिनेंस है, ठीक है। और एलिमिनेशन के लिए कोलोस्टोमी यूज़ हुआ या इलास्टोमी यूज़ हुआ है। तो फाइनली देन हम नर्सिंग डायग्नोस देखते हैं एंड पेशेंट की टीचिंग के कुछ पॉइंट्स मेंशन करते हैं। नर्सिंग डायग्नोसिस नाउ पेशेंट की कंप्लेंट के अकॉर्डिंग, पेशेंट के सिम्टम्स के अकॉर्डिंग डिफरेंट नर्सिंग डायग्नोसिस बन सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर हम कहें कि पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन है तो कॉन्स्टिपेशन किस वजह से है तो हम नर्सिंग डायग्नोस बना सकते हैं कॉन्स्टिपेशन रिलेटेड टू इनएडिक्वेट फ्लूइड इनटेक, ठीक है। सो कॉन्स्टिपेशन के रिलेटेड अगर कोई फ्लूइड इनटेक कम कर रहा है तो हम ये बना सकते हैं कॉन्स्टिपेशन रिलेटेड टू इनएडिक्वेट फ्लूइड इनटेक। अगर कोई फाइबर इनटेक कम कर रहा है तो हम कह सकते हैं कॉन्स्टिपेशन रिलेटेड टू लो फाइबर डाइट, ठीक है। और अगर कोई जो है बेड रिडन है या फिजिकल एक्टिविटी कम है तो हम लिख सकते हैं कॉन्स्टिपेशन रिलेटेड टू डिक्रीज फिजिकल एक्टिविटी। सिमिलरली हम डायरिया के लिए भी बना सकते हैं डायरिया रिलेटेड टू इंटेस्टिनल इन्फेक्शन, या डायरिया रिलेटेड टू एंटीबायोटिक यूज़, या डायरिया रिलेटेड टू फूड इंटॉलरेंस, ठीक है। तो डिफरेंट वजह से हो सकते हैं। और अगर अब एब्डोमेन में पेन फील हो रहा है, ठीक है, तो हम कह सकते हैं एक्यूट पेन रिलेटेड टू एब्डोमिनल क्रैम्पिंग, या एक्यूट पेन रिलेटेड टू जो है बाउल ऑब्स्ट्रक्शन। सो डिफरेंट सिम्टम्स डिफरेंट कंप्लेंट्स के अकॉर्डिंग डिफरेंट नर्सिंग डायग्नोसिस बन सकते हैं। इम्प्लीमेंटेशन, इफ़ अगर हमारे पास पेशेंट आता है
तो हम उनके लिए क्या करेंगे ताकि हम उनकी हेल्प कर सकें, ठीक है। सो अगर पेशेंट कॉन्स्टिपेशन के साथ आता है तो हम उसके लिए क्या करेंगे। जब पेशेंट कॉन्स्टिपेशन या फीकल इन्फेक्शन की कंप्लेन करेगा तो नर्सिंग इम्प्लीमेंटेशन का मकसद होता है कि उनकी बाउल एलिमिनेशन को प्रमोट किया जाए और डिस्कम्फर्ट को कम किया जाए, ठीक है। सबसे पहले हम पेशेंट को अप्रोप्रिएट पोजीशन में बिठाते हैं। अगर बेड पेन यूज़ कर रहे हैं तो सेमी फॉलो पोजीशन या कंफर्टेबल सिटिंग पोजीशन में रखते हैं ताकि ग्रेविटी हेल्प करे और स्टूल इजीली पास हो जाए, ठीक है। और अगर ज़रूरत हो तो डॉक्टर के ऑर्डर पर जो है हम लैक्सेटिव्स जो कि स्टूल को सॉफ्ट करते हैं या उसको हम एनिमास कहते हैं, जो कि स्टूल को सॉफ्ट करते हैं, वो हम देते हैं ताकि बाउल मूवमेंट को स्टिमुलेट कर सकें। अगर इन्फेक्शन हो तो स्टूल खुद से निकालना मुश्किल हो तो डिजिटल रिमूवल किया जाता है, यानी हम बीइंग हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स अपनी फिंगर्स के साथ उनके रेक्टम को जो है एम्प्टी कर सकते हैं। लेकिन ये प्रोसीजर बहुत केयरफुली किया जाता है, प्रॉपर ग्लव्स और लेब्रिकेंट का यूज़ किया जाता है इसमें। देन हम कंसिडर करते हैं न्यूट्रिशनल कंसिडरेशन, ठीक है। पेशेंट को हाई फाइबर डाइट दी जाती है जिससे यह सब्जियां, जैसे कि हमारे पास सब्जियां हैं, फ्रूट्स हैं और होल ग्रेन्स हैं। फ्लूइड का इंटेक बढ़ाया जाता है, कम से कम 8 गिलास पानी दिया जाता है। हमारे पास क्या करता है, फाइबर जो है हमारे पास वाटर एब्जॉर्ब करता है, जिसकी वजह से हमारे स्टूल का बल्क जो है वो ज़्यादा होता है, यानी स्टूल का जो अमाउंट है ज़्यादा हो जाता है। और अगर हम ज़्यादा फ्लूइड लेते हैं तो क्या होता है, स्टूल जो है काफ़ी सॉफ्ट होता है, वो इजीली जो है इंटेस्टाइन से पास हो जाता है। देन हम कहते हैं साइकोलॉजिकल कंसिडरेशन, ठीक है। साइकोलॉजिकल कंसिडरेशन का भी ख्याल रखते हैं। कुछ पेशेंट एम्बेरसमेंट या स्ट्रेस की वजह से स्टूल हार्ड कर लेते हैं, ठीक है, तो उन्हें सपोर्ट और प्राइवेसी दी जाती है, ठीक है। देन हम बाउल ट्रेनिंग देते हैं। बाउल ट्रेनिंग में हम क्या करते हैं, जिसमें पेशेंट को रोज़ एक ही टाइम पे टॉयलेट जाने की आदत दिलवाई जाती है, ठीक है। यूजुअली ब्रेकफास्ट के बाद जब गैस्ट्रोकॉलिक रिफ्लेक्स आता है, यानी खुद ही जब फील होता है कि स्टूल आ रहा है, तो हम पेशेंट को गाइड करते हैं कि काइंडली आप इसी टाइम पे डेली जो है वॉशरूम जाया करें। आखिर में हम पेशेंट को रेगुलर एक्सरसाइजेज जैसे वॉकिंग या लाइट योगा इंकरेज करते हैं, जो पेरिस्टालसिस को इम्प्रूव करते हैं और नेचुरल बाउल मूवमेंट को रिस्टोर करता है। ये तमाम इंटरवेंशन क्या करते हैं, कॉन्स्टिपेशन और इन्फेक्शन को मैनेज करने के लिए हेल्प करते हैं, ठीक है। इम्प्लीमेंटेशन फॉर डायरिया। नाउ डायरिया के लिए हम क्या क्या इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं, ठीक है। डायरिया को मैनेज करने के लिए हम 3 Ds ट्रीटमेंट फॉलो करते हैं, यानी 3 Ds। फर्स्ट डी है डिहाइड्रेशन, सेकेंड डाइट एंड थर्ड है ड्रग। सबसे पहले डिहाइड्रेशन को प्रिवेंट करना ज़रूरी होता है। इसके लिए पेशेंट को ओरल डिहाइड्रेशन सॉल्यूशंस यानी ORS पिलाया जाता है या IV फ्लूइड दिए जाते हैं ताकि सीवियर डिहाइड्रेशन से पेशेंट को प्रिवेंट किया जाए। दूसरा पॉइंट है डाइट। पेशेंट को इजीली डाइजेस्टेबल लो फाइबर डाइट दी जाती है, जिसमें जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने बात की थी ब्रेड डाइट की, ठीक है। तो हम इसमें क्या करेंगे, ब्रेड डाइट देंगे, यानी बनानास देंगे, B फॉर बनाना, R फॉर राइस एंड A फॉर एप्पल सॉसेजेस एंड T फॉर टोस्ट, ठीक है। सो हम इस तरह की सॉफ्ट डाइट देंगे और कोशिश करेंगे कि पेशेंट को स्पाइसी, ऑयली और डेयरी फूड्स जो हैं उससे थोड़ा सा कुछ टाइम के लिए मना कर दें। लास्ट है ड्रग्स, जिसमें एंटी डायरियल मेडिकेशन डॉक्टर के ऑर्डर पर दी जाती हैं, और अगर इन्फेक्शन हो तो पॉसिबल है कि एंटीबायोटिक्स भी प्रिस्क्राइब की गई हों तो हम एंटीबायोटिक्स भी देंगे। साथ ही साथ बाउल ट्रेनिंग की प्रैक्टिस करवाई जाती है, जिसमें पेशेंट को रेगुलर टाइमिंग पर वॉशरूम जाने की आदत दिलवाई जाती है। प्रोबायोटिक्स का यूज़ भी करवाया जाता है। प्रोबायोटिक्स क्या करते हैं, ये हमारी इंटेस्टाइन की नॉर्मल फ्लोरा, गुड गट फ्लोरा का बैलेंस जो है मेंटेन करते हैं। स्पेशली जब डायरिया एंटीबायोटिक्स की वजह से हो तो हम क्या करते हैं, प्रोबायोटिक्स जो है वो प्रिस्क्राइब करते हैं, ठीक है। अगर पेशेंट को फीकल इनकॉन्टिनेंस हो तो रेक्टल ट्यूब लगाई जाती है जो स्टूल कलेक्शन के लिए होती है, लेकिन ये केयरफुली डॉक्टर के एडवाइस के साथ दी जाती है। और एंड में साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डायरिया एम्बेरसिंग हो सकता है, जो पेशेंट की प्राइवेसी और डिग्निटी का ख्याल जो है हम करेंगे। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन एंड प्रिवेंशन। पेशेंट की बाउल एलिमिनेशन प्रॉब्लम को प्रिवेंट करने और उनका लाइफस्टाइल बेटर बनाने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस करनी पड़ती हैं, ठीक है। सो उसके बारे में हम इसमें बात करेंगे। हम इनिशिएट करेंगे पेल्विक मसल्स एक्सरसाइजेज, ठीक है। पेल्विक मसल एक्सरसाइजेज क्या होती हैं, इनको हम कीगल एक्सरसाइजेज भी कह सकते हैं। ये एक्सरसाइजेज स्पेसिफिक रिदमिक मूवमेंट्स होती हैं जिसमें हमारे पास पेल्विक फ्लोर के जो मसल्स हैं वो स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, ठीक है।
और जो इनकॉन्टिनेंस इशू है जिसमें पेशेंट कंप्लेन करता है कि मैं अपने यूरिन को कंट्रोल नहीं कर सकता, स्टूल को कंट्रोल नहीं कर सकता, तो इस तरह के इश्यूज़ जो हैं कीगल एक्सरसाइजेज़ के साथ काफ़ी हद तक कम हो जाते हैं, क्योंकि इसमें हमारे पास वो मसल जो कि रेक्टम को, यूरेथ्रा को और वेजाइना को सपोर्ट करते हैं, वो वाले मसल्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, इनकी हेल्थ जो है वो काफ़ी प्रमोट होती है, तो ये इश्यूज़, ये सिम्टम जो है काफ़ी हद तक कम हो जाते हैं। अगर पेशेंट इमोबिलाइज हो या बाथरूम एक्सेस उसके लिए मुश्किल हो, तो हम उसके लिए क्या करते हैं, इन्वायरमेंटल मॉडिफिकेशंस करते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर बेड रिडन पेशेंट है तो उसके लिए हम बेड साइड कमोड प्रोवाइड करते हैं। कोई पेशेंट है जिसको मस्ट वॉशरूम जाना है लेकिन वो वीक भी है, बार बार वॉशरूम में उसको बैठना और उठना मुश्किल है, तो हम क्या करेंगे, उसके लिए वॉशरूम में बार इंस्टॉल कर रही है, ठीक है, उसको कहते हैं ग्रैब बार्स। जब पेशेंट वॉशरूम में बैठ जाता है, वापस उठने के लिए वो पेशेंट जो है ग्रैब बार्स को पकड़ता है, उसको होल्ड करता है, उसको वो अपनी तरफ खींचता है और उसकी मदद के साथ जो है पेशेंट आसानी से उठ सकता है, ठीक है। सो अगर कोई इस तरह एजेड पेशेंट है या बेड रिडन पेशेंट है तो उनके लिए हम एनवायरमेंटल मॉडिफिकेशंस भी करेंगे। देन है हमारे पास स्किन इंटीग्रिटी। स्किन इंटीग्रिटी को मॉनिटर करना बहुत ज़रूरी है, स्पेशली जब पेशेंट इनकॉन्टिनेंट हो, ठीक है। रेगुलरली क्लीनिंग और बेरियर क्रीम्स यूज़ करते हैं ताकि स्किन ब्रेकडाउन से बचाया जा सके। प्रॉपर पोजीशनिंग भी इम्पॉर्टेंट है, पेशेंट को कंफर्टेबल और सेफ पोजीशन में रखना, जो कि हमारे पास बाउल एलिमिनेशन को हेल्प करता है कि एम्प्टी हो, इवापोरेट हो। रेक्टल पाउच या रेक्टल ट्यूब उन केसेस में लगाई जाती हैं जब फीकल इनकॉन्टिनेंस हो और स्टूल कंटिन्यूसली पास हो रहा हो। इससे हाइजीन मेंटेन रहती है और स्किन भी सेफ रहती है। देन है हमारे पास इनिशिएट डाइट एंड फ्लूइड थेरेपी। हम डाइट एंड फ्लूइड थेरेपी इनिशिएट करते हैं, हाई फाइबर डाइट और एडिक्वेट फ्लूइड्स प्रमोट करते हैं, जो कि क्या करते हैं, फर्दर बाउल मूवमेंट्स को रेगुलर बनाते हैं। और एंड में स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स जैसे कि डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइजेज और काउंसलिंग या रिलैक्सेशन भी रिकमेंड की जाती है, क्योंकि इमोशनल स्ट्रेस भी बाउल हैबिट्स को काफ़ी हद तक जो है अफेक्ट करता है। सो ये सब स्टेप्स लाइफस्टाइल इम्प्रूवमेंट और बाउल पैटर्न को रेगुलर करने में, उसकी डिजीज़ को प्रिवेंट करने में काफ़ी हद तक हेल्प करते हैं। सो अगर हम अपने कम्प्लीटली बाउल एलिमिनेशन चैप्टर को समराइज़ करें तो इसमें हमने पहले पढ़ा कि बाउल एलिमिनेशन क्या होता है, ठीक है, और कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि हमारे बाउल एलिमिनेशन को अफेक्ट करता है, जिसमें हमने बात की थी कि एज की, साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स होते हैं, फ्लूइड्स एंड फूड के काफ़ी हद तक इम्पैक्ट्स होते हैं हमारे बाउल फॉर्मेशन के ऊपर। देन हमने कहा कि फ़िज़िकल एक्टिविटी अफेक्ट करता है, अगर कोई बेड रिडन होता है वो ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वो कॉन्स्टिपेशन हो, पेन, सर्जरी एंड मेडिकेशन भी अफेक्ट करते हैं। देन हमने कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स के बारे में बात की, जिसमें हमने कॉन्स्टिपेशन के बारे में बात की कि हार्ड स्टूल होते हैं और या तो कई डेज़ तक जो है पेशेंट जो है स्टूल पास नहीं कर पाता। देन हमने बात की इन्फेक्शन के बारे में कि स्टूल इतना हार्ड हो जाए रेक्टम में कि उसको डेफिकेट करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। एंड डायरिया, फीकल इनकॉन्टिनेंस एंड हमने देन बात की कि इनकी कौन कौन से सिम्टम्स होते हैं। देन हमने बात की कि नॉर्मल एनाटॉमिकल पोजीशन और एलिमिनेशन क्या होना चाहिए। एंड हमने बात की कि हाई फाइबर जो है डाइट बहुत इंपॉर्टेंट है नॉर्मल बाउल मूवमेंट के लिए, बाउल हैबिट के लिए, क्योंकि हाई फाइबर जो है वो क्या करता है, अपनी तरफ जो है फ्लूइड को अट्रैक्ट करता है, एब्जॉर्ब करता है, जिसकी वजह से हमारे बाउल का बल ज़्यादा होता है। एंड हमने कहा फ्लूइड जो है वो क्या करता है, स्टूल को जो है सॉफ्ट बनाता है, जो कि ईजीली इंटेस्टाइन में पास हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग कंप्लीट वीडियो।